एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही चाय और बिस्किट की याद आ जाती है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। लेकिन आज की इस चर्चा में बात किसी नए फ्लेवर की नहीं, बल्कि एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्ट्री की होने वाली है जिसने मार्केट एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में आए वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही यानी Q4 के नतीजे सिर्फ बोरिंग आंकड़े नहीं हैं। ये एक ऐसी रोमांचक कहानी बयां करते हैं जहां कंपनी भारी मुनाफा तो कमा रही है, फिर भी शेयर बाजार उसे लेकर डरा हुआ है। इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे दुनिया के किसी और कोने में हो रही उथल-पुथल सीधे हमारी रोजमर्रा की चाय और बिस्किट की कीमतों से जुड़ जाती है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और उस मुख्य विरोधाभास को समझते हैं जो इन वित्तीय परिणामों के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे में 1-2 नहीं पूरे 21% की शानदार वृद्धि दर्ज करे तो क्या होना चाहिए? जाहिर है जश्न मचना चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल उलट शेयर बाजार उसी दिन कंपनी के शेयर के मूल्य में 5% की कटौती कर देता है। आखिर निवेशकों को ऐसा क्या दिख गया जो आम नजरों से छिप गया? आइए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ देखें तो मार्च 2026 को समाप्त हुई तिमाही में ब्रिटानिया का शुद्ध मुनाफा 21.2% बढ़कर शानदार 678 करोड़ रुपए हो गया। ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है, ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल अचीवमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। 7 मई 2026 को जैसे ही इन नतीजों की घोषणा हुई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर 5% तक लुढ़क गया और 5,524 रुपए के इंट्राडे लो पर पहुंच गया। मतलब साफ है कि मुनाफे की यह चमक निवेशकों के मन में बैठी किसी गहरी चिंता को दूर नहीं कर पाई। अब अगर कंपनी के कोर बिजनेस यानी बिस्किट और स्नैक्स की बिक्री पर नजर डालें तो सतह पर सब कुछ फर्स्ट क्लास लग रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में रेवेन्यू 4,432 करोड़ रुपए था, जो इस बार 6.5% बढ़कर 4,719 करोड़ रुपए हो गया। यानी कंपनी का मुख्य व्यवसाय असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मार्केट में माल बिक रहा है और ग्रोथ भी लगातार हो रही है। और ये रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब इस खास नंबर पर ध्यान जाता है। 90 रुपए 50 पैसे। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये कंपनी के इतिहास में प्रति शेयर घोषित किया गया अब तक का सबसे अधिक डिविडेंड है। कंपनी अपने शेयरधारकों को भारी मात्रा में कैश वापस दे रही है, जिसे हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत माना जाता है। मजबूत रेवेन्यू, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा और इतिहास का सबसे बड़ा डिविडेंड। इतने सब के बावजूद शेयर बाजार की ये मायूसी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली गड़बड़ कहीं और ही है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कंपनी नए जमाने के हिसाब से खुद को कैसे ढाल रही है। डिजिटल स्पेस में ब्रिटानिया ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। उनका ई-कॉमर्स चैनल तेजी से बढ़ रहा है और अब घरेलू कारोबार में लगभग 6% का योगदान दे रहा है। लिटिल हार्ट्स और जिम जैम जैसे एवरग्रीन ब्रांड्स में डबल डिजिट की ग्रोथ देखी गई है। यही नहीं, क्रोसेंट और वेफर्स जैसी नई कैटेगरीज भी जबरदस्त मोमेंटम में हैं। यानी डिमांड में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जहां से इस पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। 18.1%। यह आंकड़ा कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन को दर्शाता है। अच्छी खबरों के बीच यही वो जगह है जहां असली संघर्ष छुपा हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में यह मार्जिन 18.2% था, जो अब थोड़ा सा सिकुड़कर 18.1% रह गया है। ये गिरावट भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा कमाई बढ़ती हुई लागतों में भस्म हो रही है। तो अब सवाल यह है कि ये लागतें आखिर आ कहां से रही हैं? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हलचल सीधे तौर पर ब्रिटानिया के कारोबार को डैमेज कर रही है। पश्चिम एशिया का संकट और ईरान युद्ध सुनने में भले ही दूर की बातें लगें, लेकिन इनके कारण स्वेज नहर के पास जो सप्लाई चेन बाधित हुई, उसने सीधा असर डाला है। मालवाहक जहाजों की भारी कमी हो गई है और जब जहाज नहीं मिलते तो फ्यूल और समुद्री माल भाड़ा यानी ओशन फ्रेट की लागत आसमान छूने लगती है। यही वो इनपुट कॉस्ट है जो धीरे धीरे कंपनी के मार्जिन को खोखला कर रही है। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने भी खुलकर माना है। नए एमडी और सीईओ रक्षित भार्गव का बयान इस बात पर पूरी तरह मोहर लगा देता है। उनका कहना है कि तिमाही के पहले 2 महीनों में व्यवसाय ने लगभग 9% की वृद्धि के साथ एक स्थिर शुरुआत की थी, लेकिन मार्च आते आते पश्चिमी एशिया संकट के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी, उसी ने इस अचानक आए धीमेपन को जन्म दिया। और ठीक इसी कारण से मार्केट एनालिस्ट्स कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने स्टॉक पर अपना रुख न्यूट्रल रखा है।
इसका एक बहुत बड़ा कारण कंपनी का पीई रेशियो है, जो इस वक्त 57 गुना के उच्च स्तर पर है। मतलब स्टॉक पहले से ही काफी महंगा है। दूसरी तरफ टेक्निकल चार्ट्स भी बता रहे हैं कि स्टॉक कमजोर है और इसीलिए विशेषज्ञ निवेशकों को उछाल पर बेचने यानी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इन सब वित्तीय झटकों के बीच कंपनी के भीतर एक और बहुत बड़ा कॉर्पोरेट भूकंप आया। वाइस चेयरमैन और सीईओ वरुण बेरी, जिन्होंने 13 साल तक कंपनी का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, उनका पद छोड़ना एक पूरे युग के अंत जैसा है। नवंबर 2025 में उनके अचानक इस्तीफे ने बाजार को हैरानगी में डाल दिया, खासकर इसलिए क्योंकि उनका कार्यकाल 2029 तक था। ये लीडरशिप में आया बदलाव कंपनी के लिए एक बहुत ही नाजुक मोड़ है, जो इन अस्थिर नतीजों के बीच चुनौतियों को और बढ़ा देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दौर की चुनौतियां और सफलताएं हैं। एक तरफ वरुण बेरी की मजबूत विरासत है, जिनके कार्यकाल में ब्रिटानिया का रेवेन्यू 2.5 गुना बढ़ा, मुनाफा 6 गुना हुआ और मार्केट कैप में 18 गुना का उछाल आया। और वहीं दूसरी ओर रक्षित भार्गव का नया युग है, जिनकी शुरुआत ही वैश्विक सप्लाई झटकों और अस्थिर बाजार को संभालने की भारी चुनौती के साथ हुई है। इस बड़े ट्रांजिशन और अनिश्चितता के दौर में व्यवसाय को स्थिर रखने के लिए किसी अनुभवी हाथ की जरूरत थी। इसीलिए कंपनी के सीएफओ एन वेंकटरमन को एक अहम जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने 15 दिसंबर 2025 तक, जब तक कि नए सीईओ रक्षित भार्गव ने पूरी तरह कार्यभार नहीं संभाल लिया, अंतरिम सीईओ के रूप में कमान संभाली। इसका सीधा सा मकसद बस यही था कि लीडरशिप में हो रहे इस भारी बदलाव के बीच कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज में कोई रुकावट ना आए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी इस सबसे कैसे निपट रही है। मैनेजमेंट इन चुनौतियों के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भविष्य में मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक मजबूत बचाव रणनीति तैयार की है। स्पष्ट कर दिया गया है कि वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में मुनाफे की बलि नहीं चढ़ाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से हम कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं। साथ ही वे अपनी ग्लोबल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के बीच सोर्सिंग को बेहतर बना रहे हैं, ताकि फालतू खर्चों में कटौती की जा सके। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही जमीनी सवाल पर आकर टिक जाती है। मार्जिन बचाने के लिए कंपनी कीमतें तो बढ़ाएगी, लेकिन क्या हम और आप जैसे आम उपभोक्ता रोज की चाय के साथ खाए जाने वाले बिस्कुट के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं? खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां कीमतों को लेकर लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। ये पूरी स्थिति इस बात का एक एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे दुनिया के किसी दूर के हिस्से में चल रहा युद्ध या संघर्ष सीधे हमारी रसोई के बजट को हिलाकर रख देता है। आगे क्या होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।